नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी भारत आते हैं, भारत में किस तरीके से वो फैक्ट्री स्थापित करते हैं। देखिए, जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था तो उससे पहले भारत में पोर्चुगीज आ चुके थे, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत आ चुके थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी ढेर सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसको अपने आप को स्थापित करने के लिए भारत में। ठीक वैसे ही जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया व्यापार करने के लिए, तो इस समय तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अपने आप को भारत में स्थापित कर चुका था और मजबूत कर चुका था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी को भारत में अपने आप को स्थापित करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष शुरू हुआ। देखिए, इसमें 3 संघर्ष होता है, पर ये तीनों संघर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी था वो सीधे नहीं लड़ा, बल्कि दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जो संघर्ष हो रहा था, उन संघर्ष में उन राज्यों को अपना सपोर्ट दिया, अपना समर्थन दिया और इस तरीके से अपने आप को दक्षिण भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बीच जो पहला युद्ध हुआ था वो युद्ध चला था 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। इसको कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1746 से लेकर के 1748 तक। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच हुआ था। पर अगर हम इस युद्ध की कहानी को समझें तो ये युद्ध का जो कारण बना था, ये कारण क्या था इस युद्ध का? इस युद्ध का मेन कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई यानी कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के राजगद्दी पर कौन बैठेंगे, इसके लिए लड़ाई चल रहा था। किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और उस युद्ध का प्रभाव किस पर पड़ता है? भारत पे पड़ता है। और भारत में भी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। किसी भी देश के अंदर जब रिश्ते में मतभेद होता है या रिश्ते में इस तरह की तल्ख देखने को मिलती है, तो बाहर के देशों में भी उन दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और यही चीज देखने को मिला था फर्स्ट कर्नाटक वॉर में, जो 1746 से लेकर के 1748 में हुआ था। अगर हम इस युद्ध की घटनाक्रम के विषय में देखें तो घटनाक्रम किस तरीके से चलता है, घटनाक्रम को समझे तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, उसका नाम था वार्नेट। ये वार्नेट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। इन्होंने क्या किया कि एक फ्रांसीसी पोत को जब्त कर लिया। फ्रांसीसी पोत को जब्त कर लिया। इसके बदले में क्या किया कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? डुप्ले थे। ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस के गवर्नर से मदद लेकर के, चूंकि मॉरिशस भी उस समय फ्रांस का कॉलोनी था, तो इन्होंने क्या किया कि मॉरिशस के गवर्नर से मदद लिया और उसके मदद लेकर के क्या किया कि उस समय जो पांडिचेरी या मद्रास का जो क्षेत्र था, नहीं मद्रास का क्षेत्र, मद्रास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। और ये मद्रास का क्षेत्र किसके अंदर आता था? तो मद्रास का क्षेत्र आता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास पर अपना प्रभाव जमा चुका था
पर डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस के गवर्नर से मदद लिया, सैन्य मदद लिया, और उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के द्वारा मद्रास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। इस युद्ध का जो समाप्ति होता है, जैसे ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समाप्ति होता है और पेरिस में एक संधि होता है, एक्स लापेल की संधि, इसको कहते हैं एक्स ला शापेल की संधि, एक्स ला शापेल की संधि। एक्स ला शापेल की संधि कहां पे होता है? पेरिस में। और जैसे ही ये संधि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति होता है इस संधि के द्वारा, तो इस संधि के बाद जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो युद्ध समाप्त हो जाता है और मद्रास पुनः वापस दे दिया जाता है। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मद्रास पर फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाता है और इस तरीके से समाप्त हो जाता है प्रथम कर्नाटक वॉर, जो सीधे तौर पर भारत के हितों से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ फ्रांस था। उसी युद्ध का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है और ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की व्यापारिक कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में भारत में लड़ते हैं। और फिर जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक्स ला शापेल की संधि होता है पेरिस में, तो ऑस्ट्रिया वाले उत्तराधिकार युद्ध के समाप्ति के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम ये कहें कि जो कर्नाटक युद्ध है वो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये पहला कर्नाटक युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध था। अब समझते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक वॉर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दक्षिण भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के बीच इसलिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उसको दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण करना था। और अगर उसको दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण करना था तो जरूरी था कि दक्षिण भारत के राज्यों पर उनका प्रभाव रहे, उनका वर्चस्व रहे। इसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें एक तरफ हैदराबाद था और दूसरी तरफ कौन था? कर्नाटक। यानी कि हैदराबाद और कर्नाटक के बीच आपस में लड़ाई चल रहा था और इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं एक तरफ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में डुप्ले हैदराबाद के समर्थन में उतरते हैं और फिर कर्नाटक के समर्थन में कौन आ जाते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ब्रिटिश आ जाते हैं। कर्नाटक युद्ध कुछ साल तक चला, फिर एक संधि होता है और फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो सेकेंड कर्नाटक वॉर है ये समाप्त हो जाता है। इस तरीके से अब तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो कर्नाटक युद्ध लड़ चुके हैं। पहला जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लड़ाई के कारण भारत में युद्ध छिड़ गया था और दूसरा दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत करने के लिए, दक्षिण भारत के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, राज्यों को अपने प्रभाव में लाने के लिए ये युद्ध शुरू हुआ था। अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की हम वर्ष को देखें तो इसका समय काल कब से कब तक था? तो 1749 में ये युद्ध शुरू हुआ था और 1754 में जाकर के ये युद्ध की समाप्ति होती है। अब समझते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध
तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगर हम तृतीय कर्नाटक युद्ध की समय को देखें तो ये युद्ध चलता है 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। देखिए, इस युद्ध की अगर हम कारण समझें, इस युद्ध के पीछे क्या क्या कारण था, तो इस युद्ध का कारण था ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच का सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में, यानी कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से लड़ रहा है। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। और उस युद्ध का एक्सटेंशन था, उस युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। और भारत में एक तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। पर इस युद्ध में जो सबसे निर्णायक युद्ध होता है वो होता है वॉन-डी-वॉस का युद्ध। निर्णायक युद्ध वो कौन सा था? वो था वॉन-डी-वॉस का युद्ध। वॉन-डी-वॉस का युद्ध, इसमें किसके बीच? एक तरफ तो फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करता है काउंट डी लाली। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका नेतृत्व करता है आयरकूट, सर आयरकूट, या जो कहे आयरकूट, इसका नेतृत्व करता है आयरकूट। और इस वॉन-डी-वॉस के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजय कर देता है, बुरी तरीके से हराता है। क्योंकि डुप्ले गवर्नर नहीं है, डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में नेतृत्व करता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जहां पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को मजबूती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखता है और हराता भी है। पर जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, इसमें एक तरफ तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता है काउंट डी लाली। पर काउंट डी लाली ऐसे व्यक्ति थे जिनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय परिस्थितियों का, जिसके वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉन-डी-वॉस के युद्ध में लड़ाई होता है। और इस लड़ाई के साथ ही जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य बनाने की एक उम्मीद था, वो उम्मीद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और भारत में बस एक शक्ति रह जाता है। वो कौन सा है? वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि इस युद्ध में अगर हम जीत की बात करें, परिणाम तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय होता है, जीत होता है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में हार जाता है। देखिए, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके एक सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर या सबसे जो व्यक्ति फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत बनाया भारत में, वो कौन था? वो था डुप्ले। डुप्ले के बारे में हम कुछ समझते हैं कि डुप्ले की नीति किस तरीके का रहा। काउंट डी लाली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था तृतीय कर्नाटक युद्ध में, उसमें क्या कमी था जिसकी वजह से उनकी हार हुआ था, तो हम समझने का प्रयास करते हैं डुप्ले को। डुप्ले, अगर हम डुप्ले की बात करें तो डुप्ले शुरुआती समय में क्या था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जब आया था या स्थापित किया था, तो उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था डुप्ले। और इनके पिताजी ने भी क्या किया था कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था उसमें अच्छा खासा रुपया इन्वेस्ट करके रखा था, जिसकी वजह से व्यापार के क्षेत्र में भी डुप्ले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बाद के वर्षों में इनको क्या किया जाता है कि पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। पांडिचेरी का गवर्नर,
गवर्नर नियुक्त किया जाता है। कब नियुक्त किया जाता है? तो 1742 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में डुप्ले को क्या किया जाता है कि पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। डुप्ले से पहले कोई भी जो फ्रेंच व्यापारिक कंपनी है, किसी ने भी ये कोशिश नहीं किया कि भारत के क्षेत्र को अपने अधीन करे, भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करे। डुप्ले पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत पर सीधा नियंत्रण करने का कोशिश किया कि सीधे भारत पर कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए और भारत के राजस्व को तो वसूला जाए ही, साथ ही यहाँ पे सत्ता भी काबिज किया जाए। इस तरह की नीति डुप्ले ने सबसे पहले अपनाया था और डुप्ले पहला व्यक्ति था पहला व्यक्ति जिसने क्या किया था कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया ताकि इसके अंतर्गत टेरिटरी आ जाए या फिर जो दक्षिण भारत के राज्य है उस पर इसका कंट्रोल हो सके, इसका प्रभाव हो सके और इसके बदले में दक्षिण भारत में इसको व्यापार करना आसान हो सके। तो डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का कोशिश करता है। अगर हम डुप्ले की बात करें तो डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता भी माना जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, सहायक संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि था। सहायक संधि क्या होता था, पर इतना अभी समझ लीजिए कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो वो डुप्ले को जाता है। डुप्ले ने ही शुरुआत किया था। इस सहायक संधि में होता क्या है, तो जो राज्य होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से या फिर अभी शुरुआती समय में देखें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता करता था। इस समझौता के तहत क्या करता था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना आर्मी देता था उस राज्य को। जैसे हैदराबाद की तरफ से कई बार युद्ध लड़ा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद को अपना सैन्य मदद देता था और बदले में हैदराबाद इनको व्यापारिक रूप से छूट प्रदान करते थे या फिर इनके सेना को जो उनकी वेतन होता है वो वेतन पे करते थे। तो इस तरह की संधि का शुरुआत करने का श्रेय जिसको जाता है वो व्यक्ति है डुप्ले, यानी कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है इसको। सहायक संधि का जन्मदाता, भारत में जन्मदाता माना जाता है डुप्ले को। अगर हम डुप्ले की बात करें तो क्या होता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध तक तो डुप्ले को भारत में बने रहने दिया जाता है, पर 1754 ईस्वी में डुप्ले को गवर्नर के रूप में बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके जगह पे काउंट डी लाली बनता है। और काउंट डी लाली को न तो भारतीय परिस्थिति के बारे में अच्छा समझ था और न ही उनमें नेतृत्व करने की उतना योग्य क्षमता था जितना क्षमता डुप्ले के पास था, क्योंकि डुप्ले लंबे समय तक भारत में वक्त गुजार रखा था, चाहे वो कंपनी के अधिकारी के रूप में हो या फिर व्यापारिक उद्देश्य से कई समय तक उन्होंने भारत के कई हिस्से में भ्रमण किया था। तो उसको भारतीय परिस्थिति का बहुत ज्यादा अंदाजा था और इसका ही परिणाम हुआ कि जब वांडीवाश का युद्ध होता है तो उस युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार का सामना करना पड़ता है। उसकी एक वजह ये भी होता है कि डुप्ले की जगह काउंट डी लाली को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना गवर्नर बनाता है। पर डुप्ले के असफलता के पीछे कई सारे कारण थे, क्योंकि अगर हम डुप्ले की बात करें तो ये बहुत ज्यादा आशावादी थे, हमेशा अवसर के ही तलाश में रहते थे, कार्रवाई कम करते थे। और अगर दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो ब्रिटिश जो गवर्नर थे, चाहे वो क्लाइव की बात हो, तो क्लाइव युद्ध के मैदान में जाते थे और मोर्चा संभालते थे, बल्कि ये युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं होते थे, अपने अधिकारियों को भेज देते थे। इसके वजह से डुप्ले की नीति
फेल हो जाती है भारत में साम्राज्य बनाने की या फिर भारतीय राज्यों को जीत करके उस पर सीधा नियंत्रण करने की। दूसरी तरफ क्लाइव के विषय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लाइव ने दक्षिण भारत की लड़ाइयों को छोड़ करके बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस युद्ध के साथ उसको पहला अवसर मिल गया इतना बड़ा प्रांत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी यूरोपीय कंपनी में क्या अंतर था जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल होता है, व्यापारिक रूप से भी सफल होता है और बाद के वर्षों में जब वह भारत पर नियंत्रण करने का कोशिश करता है तो इस कोशिश में भी वो सफल होता है। आखिर कौन ऐसी विशेषता था जिसके वजह से यूनिक बन गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी यूरोपीय कंपनी को उस तरीके से सफलता नहीं मिलता है। हम उस चीज को अब समझने का प्रयास करते हैं। अन यूरोपीय या ऐसे लिखे अन यूरोपीय कंपनी की तुलना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का कारण हम समझने का प्रयास करते हैं कि अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनी की तुलना में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके सफलता के क्या कारण रहे, ये किस वजह से भारत में सफल रहा। तो इनमें सबसे पहला चीज जो आपको समझना पड़ेगा वो व्यापारी कंपनी का संरचना, कंपनी का संरचना एवं प्रकृति, ये पहला कारण था। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संरचना हुआ था वो एक निजी कंपनी के रूप में हुआ था। हमने समझा था कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में और एशिया के अन्य देशों में व्यापार करने का एकाधिकार देते हैं। पर बाकी यूरोपीय कंपनी क्या होता है कि सीधे सरकार के नियंत्रण में होता है, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी होता है जिस पर सरकार का किसी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। इस कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। सरकार बस ये करते हैं कि इस कंपनी को सुरक्षा देने का काम करते हैं और बदले में कंपनी अपने व्यापार के कुछ हिस्से टैक्स के रूप में सरकार को देता है। पर जो बाकी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है इसका संरचना इस तरीके का नहीं होता है। ये व्यापारिक कंपनी सीधे सरकार के नियंत्रण में होते हैं और सरकार के नियंत्रण में होने की वजह से इस व्यापारिक कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी भी बराबर नहीं हो पाता है। उस व्यापारिक कंपनी में न तो दक्ष अधिकारी हो पाते हैं और न ही लोग अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरचना था जिसमें कि कंपनी को निजी रखा गया था, सरकार केवल उसको मदद देता था, सरकार किसी तरीके के हस्तक्षेप नहीं करता था, ये चीज यूनिक बनाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा चीज अगर आप समझने का प्रयास करें तो नौसेना की सर्वोच्चता, नौसैन्य सर्वोच्चता, ब्रिटेन का जो रॉयल आर्मी था, रॉयल नेवी जो था, वो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना था। क्योंकि ब्रिटेन वैसे भी एक द्वीप पर बसा हुआ देश है, इसलिए अगर इनको सुरक्षा रखना है अपने टेरिटरी का, अपने क्षेत्र का, तो इसका नौसेना का मजबूत होना जरूरी था। और मजबूत नौसेना होने की वजह से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बाकी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के साथ कभी सीधे लड़ाई होता है, जैसे कि हमने स्वालिखोल की लड़ाई के बारे में पढ़ा था जिसमें कि पुर्तगाली नौसेना और ब्रिटिश नौसेना के बीच लड़ाई होता है। और इस लड़ाई में चूंकि ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत था,
इस वजह से पुर्तगाली नौसेना की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाता है भारत में अपने आप को टेरिटरी स्थापित करने में, अपना व्यापार स्थापित करने में। तो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी का भारत में उत्थान के पीछे जो एक कारण था, वो एक कारण ये भी था कि ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत था और इसकी नौसेना मजबूत होने के कारण जब भी नौसैनिक लड़ाई होता था, चाहे वो पुर्तगाली से हो या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हो, इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत होता था, जिसकी वजह से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने आप को मजबूत करने का कोशिश किया, अपने आप को स्थापित करने का कोशिश करता है। तीसरा कारण अगर समझने का प्रयास करोगे तो वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, जब हम औद्योगिक क्रांति के विषय में पढ़ते हैं तो औद्योगिक क्रांति का सीधा सा अगर मतलब समझे तो उद्योगों में मशीनों के द्वारा जब वस्तुओं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो इसी को नाम दे दिया गया था उस समय पे औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होता है वो ब्रिटेन से होता है और औद्योगिक क्रांति जब ब्रिटेन से शुरू हुआ तो ब्रिटेन बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया और इस वस्तुओं को दुनिया भर के देशों में बेचने का कोशिश किया। एक तरफ तो इन्होंने वस्तुओं का अच्छे से उत्पादन किया, दूसरी तरफ यहाँ पे तकनीकों का भी विकास हुआ और ये तकनीक हर क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किया, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो या फिर अपने व्यापार को प्रसार करने में या फिर अपने जहाज को बनाने में, ताकि दूसरे देशों तक वो अपना सामान पहुंचा सके। एक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान का ये भी रहा कि वहां पे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ और इस औद्योगिक क्रांति का सीधा फायदा इस व्यापारिक कंपनी को मिला। जो चौथा अगर आप देखोगे तो अस्थाई सरकार। ब्रिटेन में लंबे समय तक अस्थाई सरकार बन जाता है। जब ब्रिटेन के इतिहास को हम समझेंगे कभी तो वहां देखेंगे कि किस तरीके से वहां की जो राजतंत्र है उसको संविधान के अंदर लाया जाता है, उसको संसद के अंदर लाया जाता है और वहां पे अस्थाई सरकार की स्थापना की जाती है। जब अस्थाई सरकार की स्थापना ब्रिटेन में हुई तो इससे व्यापारिक कंपनी को भी लाभ हुआ, क्योंकि व्यापारिक कंपनी को अब इस चीज की गारंटी मिल गई कि वो एक फ्री होकर के किसी अन्य देश के साथ व्यापार करे और बदले में सरकार को समय समय पे टैक्स अदा कर दे। इसके वजह से भी इस कंपनी पे दबाव कम हुआ और इस दबाव के कमी के कारण क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान होता है। अगर दूसरी तरफ बाकी यूरोपीय कंपनी को देखें तो वहाँ समय समय पे क्रांतियां होता है, राजा बदलते हैं, इस वजह से वहाँ अस्थाई सरकार नहीं होता है और अस्थाई सरकार नहीं होने के वजह से उन व्यापारिक कंपनियों को राजा के द्वारा या उस देश के शासक के द्वारा उतना ज्यादा संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। इसका सीधा सा असर देखने को मिलता है इस व्यापारिक कंपनियों के उत्थान में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान में। एक कारण जो और जुड़ता है वो कौन सा कारण है, वो पांचवा कारण ये होता है कि इनके लोग बहुत कुशल, अनुशासित अधिकारी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे वो सभी अनुशासित थे और अनुशासित होने के साथ साथ वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से मदद करते थे और इस मदद के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। अगर इसके कंपेयर में अगर हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जब काउंट डी लाली गवर्नर बनता है फ्रांस का, तो वो अपने अहंकार में रहते हैं, दूसरे अधिकारियों की बातों को नहीं सुनते हैं, जिसके वजह से जब वांडीवॉस का युद्ध होता है तो उस युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनके अधिकारी बहुत अनुशासित होते हैं, मिल करके काम करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कंपनी को आगे तक ले जाना, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कौन सा कंपनी है, निजी कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, जबकि बाकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, यानी कि
उस देश की सरकार उन कंपनियों को नियंत्रित करता है। एक कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वर्चस्व स्थापित होने का है वो ये भी है कि उनके अधिकारी बहुत अनुशासित हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या किया कि बाकी के जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है उसके चुनौतियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। यूरोप से कई व्यापारिक कंपनी आए, जिनमें कि सबसे पहले जो आए पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सब के विषय में हमने पढ़ लिया है। और सबसे लास्ट में जो आए वो था डेन्स, यानी कि डेनमार्क से आने वाले व्यक्ति या डेनमार्क से आने वाले व्यापारिक कंपनी। उसका ज़्यादा कोई भारत में इतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसके बारे में विस्तार से पढ़ा जाए, पर कुछ एक फैक्ट अगर उसके बारे में समझना हो तो हम उसको भी समझ ही लेते हैं। डेन्स, ये डेन्स कौन थे? डेनमार्क के व्यक्ति को उस समय डेन्स कहा जाता था। नहीं तो डेनमार्क के जो है कंपनी, इन्होंने क्या किया था कि 1616 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना करते हैं। जिस तरीके से फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, ठीक वैसे ही इन्होंने क्या किया था कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। डेनिश EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है कब? 1616 ईस्वी। जब इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ट्रैंकोबर, ये तमिलनाडु में वर्तमान समय में है, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। नहीं, 1620 ईस्वी में वैंकूवर में पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। कब? 1620 ईस्वी में। पर ये व्यापारिक कंपनी व्यापार पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय ईसाई धर्मों के प्रचार प्रसार करने पर ज्यादा ध्यान दिया। नहीं, ईसाई मिशनरी आए कहाँ से? डेनमार्क से, और उन्होंने कोशिश किया कि भारत में ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्मों के प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को ईसाई धर्मों से जोड़ा जाए। तो ज्यादा व्यापारिक गतिविधि इस व्यापारिक कंपनी का देखने को भारत में नहीं मिलता है। तो ये था उन सभी व्यापारिक कंपनियों के बारे में जो यूरोप से भारत आता है और अपने आप को स्थापित करने का कोशिश करता है। और इस कोशिश में हमने ये समझ चुके हैं अब तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है उनको किसी न किसी तरीके से प्रतिस्पर्धा में हराते हैं और भारत पर एकाधिकार जमाने में सफल हो जाते हैं। हम अगले वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारिक कंपनी से ऊपर उठ करके भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है, किस तरीके से भारत पर नियंत्रण करने का कोशिश करता है। हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।